माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर फैज़ान हसन एंड आज हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स कुछ इस तरह के होते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, कहाँ बनते हैं और इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, और एक एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे जो हमें राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर को और उसके फिनोमिना को समझने में हमारी मदद करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं कि हमारे आज के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे टॉपिक के वो क्या होने वाले हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस, स्ट्रक्चर और स्वेटबर्ग यूनिट क्या चीज़ है, और लॉक एंड की एग्जांपल, ताकि हम इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर को और इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ पर एक बात बताता चला जाऊँ कि माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, स्पेशली जो सेकेंडरी लेवल से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो बुक होगी उसमें स्वेटबर्ग यूनिट को डिस्कस नहीं किया गया। तो स्वेटबर्ग यूनिट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अजाफी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हर एक लेवल के स्टूडेंट को टच करती है। आइदर दे आर सेकेंडरी, दे आर एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। तो इस वजह से मुझे उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को शामिल करना पड़ा। तो आपसे इस बात की गुजारिश है कि जो स्वेटबर्ग यूनिट है वो स्पेशली सेकेंडरी लेवल में नहीं है, बाकी सारा टॉपिक आपसे रिलेटेड ज़रूर है। स्वेटबर्ग यूनिट जो है वो टच करता है इंटरमीडिएट लेवल को। सो डोंट बी वरीड अबाउट इट, ओके। कीप वाचिंग दिस वीडियो एट द एंड। आखिर तक इस वीडियो को देखें, इसको समझें, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेहनत है इस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन जारी हो सके और आप इसी तरह से सीखते रहें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहें और समझते रहें विद फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में सबसे पहले जो मैं एक बात करता हूँ, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। मैं इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहता हूँ, यानी ये वो फैक्ट्री है जो प्रोटीन्स को बनाती है। तो मेन इसका काम जो है वो प्रोटीन प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले 1955 के अंदर पैलेड नाम के एक साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। तो राइबोसोम्स का एक और नाम भी है, राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं और ख़ुद भी प्रोटीन से बने होते हैं। और राइबो न्यूक्लियो क्यों कहा जाता है? बिकॉज चूँकि जैसे आपको पता है कि राइबोसोम जो है उनको बनाया कहाँ पर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहाँ पर इनको बनाया जाता है इन राइबोसोम्स को। और ये ख़ुद भी प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, और बनाते भी आगे प्रोटीन है। लेकिन एक बात बताता चला जाऊँ कि शायद आप सोच रहे होंगे ख़ुद भी प्रोटीन से बने और बनाते भी प्रोटीन है। भाई देखो, इनको बनाने के लिए जो प्रोटीन है उसकी टाइप और है, और जो ये प्रोटीन्स आगे बनाते हैं उनकी नेचर और है। याद रखो, कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं और कुछ फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस करती हैं और कुछ क्या। इज़ द क्लियर? तो ह्यूमन बॉडी जो है वो तकरीबन 10,000 किस्म की प्रोटीन से बनी है। माइंड इट, कीप इन योर माइंड, 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से इंसान की बॉडी बनी है और हर प्रोटीन अलग अलग काम करती है। इज़ इट क्लियर? तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स इन्हें कहा जाता है, राइबोसोम्स भी कहा जाता है, और मैं इसे क्या कहता हूँ, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास यहाँ पर राइबोसोम के एक डायग्राम भी है। तो राइबोसोम के बेसिकली दो यूनिट्स होते हैं। इसकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ अ लार्जर सब यूनिट एंड वन इज़ अ स्मॉल सब यूनिट। एक इसका लार्जर हिस्सा होता है और एक इसका स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है। तो ये दोनों इस तरीके से कंबाइंड होकर कुछ इस तरीके से अपीयर होते हैं। तो राइबोसोम्स अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो है जब वो बन जाते हैं तो बनने के बाद फिर उन्हें साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। और जब ये बन जाते हैं तो बनने के बाद फिर इसे न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं और कुछ जाकर बाउंड हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको इधर पिक्चर में दिखा भी देता हूँ, बड़े वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये राइबोसोम्स, यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि राइबोसोम जो हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है, ये हमारे पास है कौन से वाली,
ये है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो रफ होती है, खुरदरी सी होती है, पोरस होती है, मसामदार होती है। इसी वजह से जो राइबोसोम्स जैसी स्ट्रक्चर होती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर अटैच हो जाती है और इस तरीके से फिर ये दोनों एक साथ मिलकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हमारे पास जो था आपको एक पिक्चर में दिखाना मकसद था कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं ताकि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें। तो नेक्स्ट आगे इस बात को जारी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। तो नेक्स्ट आगे इसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बनते हैं। ये जो दोनों सब यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे लार्जर यूनिट है और स्मॉलर यूनिट है, ये दोनों प्रोटीन इन नेचर होते हैं और दरमियान में इनके साथ आकर राइबोसोमल आरएनए बाइंड हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो एक राइबोसोम्स जो बना होता है वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है और इस तरीके से डायग्राम में जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से अपीयर होते हैं। और एक मज़े की बात यहाँ पर और आ जाती है कि राइबोसोम जो है वो वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसी वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी कायनात में जब भी आपसे कोई बंदा पूछे कि पूरी विच ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोकैरियोटिक इन नेचर या प्रोकैरियोटिक सेलुलर फॉर्म्ड इन द नेचर इन द यूनिवर्स is so you can say only one organisms made by prokaryotic cell in the universe, and that is only and only bacteria, either saprotrophic, either facultative, either obligate, either decomposer, either photosynthetic। तो अगर आपसे कभी भी कोई बंदा पूछे कि पूरी कायनात में कौन सा जानदार जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, लेकिन उसकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है, प्रोकैरियोटिक सेल से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड हुई है, बॉडी बनी, तो आप हमेशा इस बात को ज़रूर यकीनी बना लें, इस बात को ज़रूर याद रख लें कि वो सिर्फ एक ही ऐसा जानदार है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, एंड दैट इज़ बैक्टीरिया। चाहे वो फैकल्टेटिव है, चाहे वो चीज़ों को गला सड़ा कर हासिल करता है, चाहे वो ऑब्लिगेट है, चाहे वो डिकम्पोज़र है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करता है, कुछ भी है। तो राइबोसोम्स इसलिए मेम्ब्रेन बाउंडेड ना होने की वजह से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, फर्दर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, और उस यूनिट को स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। ये मेरा पॉइंट जो है वो इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए है, इंटरमीडिएट के लेवल के स्टूडेंट्स को टच करता है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? तो स्वेडबर्ग यूनिट पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए माय डियर फेलोज़ एंड स्टूडेंट्स के इन ऑर्गेनेलिस को एक टेक्निक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनेलिस को अलग अलग किया गया था, यानी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मटेरियल डालकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया था एट अ हाई स्पीड, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की जो डेंसिटीज़ थी वो डिफरेंट थी, जिसकी मदद से उन तमाम पार्टिकल्स को सेल के अंदर से अलहदा किया गया। तो पैलेड ने इसके स्ट्रक्चर को जो है अपना एक्सप्लेन करने के लिए स्वेडबर्ग यूनिट लिया, ठीक है, जो एक सेंट्रीफ्यूज यूनिट भी है, सेंट्रीफ्यूज को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो अब इसमें कहते हैं कि जो लार्जर यूनिट है वो है 60S यानी 60 स्वेडबर्ग है, और स्मॉलर यूनिट जो है वो 40S है, यानी 40S मीन्स 40 स्वेडबर्ग यूनिट है। तो दोनों को मिलाने से ये 100 होना चाहिए, लेकिन ये 80S क्यों बनता है? ये स्टूडेंट्स को अक्सर ये क्वेश्चन यानी कि रहता है। तो माय डियर, मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 1 इंच का ताला है और 1 इंच की ही चाबी हो, जब चाबी को ताले में लगाएंगे तो क्या 2 इंच बन जाएगा? नहीं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुने कि 1 इंच का ताला है और 1 इंच की चाबी है, जब चाबी को ताले में लगाएंगे तो टोटल 1.5 इंच बन जाएगा। देखें ना, चाबी का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक पूरा 1 इंच है। क्या सारी चाबी ताले के अंदर चली जाती है? नहीं, सिर्फ उसका हाफ पार्ट जो है, जस्ट इतना सा पार्ट जो है उसका जो है अपना वो ताले के अंदर सिर्फ जाता है, सिर्फ इतना सा एरिया, ठीक है। बाकी एरिया तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बाहर रहता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से जो राइबोसोम्स होते हैं उन दोनों की स्ट्रक्चर्स भी ऐसी होते हैं कि ये स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट के पूरा का पूरा उसकी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं चला जाता, बल्कि उसकी कुछ मखसूस पार्ट्स होते हैं जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, बाकी हिस्सा आउटसाइड द बॉडी रहता है। जो अटैच हो जाता है, जो उस लार्जर यूनिट के साथ मिल जाता है, उसकी बॉडी के अंदर एडजस्ट हो जाता है, तो इस तरीके से उसको काउंट किया जाता है। जो पार्ट बाहर रहता है उसको इसकी स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से 60 और 40 जो है वो कितना हो जाएगा, 80s बन जाएगा, यानी 20% इसकी स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गया और 20% बाहर रह गया। तो जो 20% इसकी स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट हो गया है लार्जर यूनिट के साथ, वो 60 और 20 स्मॉलर वाले का जो एडजस्ट हुआ है, तो इस तरीके से दोनों मिलकर 80s बनेंगे। तो फिर से यानी 1 इंच का ताला और 1 इंच की चाबी जैसे ही लगेंगे तो टोटल 1.5 इंच बन जाएंगी, यानी 1.5 इंचेस बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लें। स्वेडबर्ग यूनिट तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि S80S राइबोसोम्स कैसे बनता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेयर राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, एक सवाल कि राइबोसोम्स भाई कहाँ पर बनते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस वो फैक्ट्री है। देखो राइबोसोम्स खुद प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन राइबोसोम्स को खुद को कौन बनाता है, खुद को बनाता है जनाब न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, एक डार्क स्पॉट होता है, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर राइबोसोम्स को आरएनए के साथ बाइंड करके राइबोसोमल आरएनए बनाया जा रहा होता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब हम डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स के दरमियान अगर हम बात कर लें, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं, ज़रा बड़े होते हैं बनिस्बत प्रोकैरियोटिक के। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक सिंपल बैक्टीरिया की, और ये है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों में राइबोसोम्स है। मैंने जैसे पहले कहा था कि राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसी वजह से जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, जहाँ पर ये बात फिर से लिखी हुई है। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड सो आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख लें, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को देखें राइबोसोम्स की, तो यहाँ पर आपको वो भी बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, तो एक इसका लार्जर यूनिट इज कॉल्ड 60S एंड स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड 40S। बोथ कंबाइंड टुगेदर अकॉर्डिंग टू स्वेडबर्ग यूनिट बिकम 80S। तो ये लार्जर है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसका लार्जर यूनिट 50S का होता है और स्मॉलर 30 का होता है। 50 और 30 को मिलाता है तो वो 70S बनता है इंस्टेड ऑफ 80 की बजाय। ये सेम वही जो अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया वही इसके ऊपर भी लागू होगी। तो इसके आपको यहाँ पर ये 70S यूनिट बन रहा है और यहाँ पर 80S बन रहा है। तो जाहिर सी बात है यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में ज़्यादा बड़े हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आगे हम फर्दर चलते हैं फंक्शन की तरफ कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे मैंने कहा कि राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और इस वजह से ये सेल्स के अंदर जो हैं वो थ्रू आउट मौजूद होते हैं, पूरे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जब एक राइबोसोम फंक्शनल स्टेट में होता है, यानी काम कर रहा होता है, प्रोटीन को बना रहा होता है, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं और एक बॉडी, एक यूनिट होकर ये प्रोटीन को बनाते हैं। और जब यानी कि ये काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स अपने आप को डिसअसेंबल कर लेते हैं, एक दूसरे से अलहदा कर लेते हैं। लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। और जब इन्होंने प्रोटीन को बनाना होता है तो ये दोबारा से कंबाइन होकर एक यूनिट बन जाते हैं और इस तरह से इस फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं और प्रोटीन को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।